पास कर देंगे ना। किसका प्राइस? अरे बस तो, आज आपके दोस्त कहाँ चले गए आपको छोड़ के? अच्छा, शुरू करें? ठीक, जीएसटी। और वो बाकी कहाँ गई? गर्ल्स गैंग, वो तीनों सहेलियां क्रिसमस सेलिब्रेट करने गई। वीकेंड, वीकेंड है। हाँ, क्या? हाँ, चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कंसीडरेशन के बारे में। कंसीडरेशन में हमने बात की कि कंसीडरेशन मॉनेटरी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी हो सकता है। कंसीडरेशन रिसिपिएंट दे, रिसिपिएंट के अलावा कोई और दे। कंसीडरेशन टू डू समथिंग के फॉर्म में हो सकता है, नॉट टू डू समथिंग के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर डिपॉजिट्स है तो डिपॉजिट्स अगर रिफंडेबल डिपॉजिट है तो आप उसे कंसीडरेशन नहीं मानेंगे, और अगर नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है तो उसे कंसीडरेशन माना जाएगा। कंसीडरेशन के साथ हमेशा कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर बिना किसी एक्टिविटी के कंसीडरेशन मिल रहा है तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था तीसरा पैरामीटर, दैट इज बिजनेस। यानी जब भी हम जीएसटी लेवेबिलिटी की बात करेंगे तो देयर मस्ट बी बिजनेस, यानी जो सप्लाई होनी चाहिए वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के दौरान और बिजनेस के लिए सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तभी जीएसटी की लेवेबिलिटी क्रिएट होती है। आप अपना कोई पर्सनल सामान बेचिए जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आप दिवाली के समय पे अपने घर का पुराना सामान बेचिए, उसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए, फिर हमने बात की बिजनेस किसे कहेंगे। तो किसे कहेंगे बिजनेस, इसमें हमने दो एक्टिविटी, इस पूरे बिजनेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। वन इज नॉर्मल एक्टिविटी एंड अदर वन इज स्पेशल एक्टिविटी। ठीक है, तो नॉर्मल जो एक्टिविटी है उसके दो पॉइंट हमने पढ़े थे कि आप कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, ऑक्यूपेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, कुछ भी कीजिए या इसी तरीके की कोई सिमिलर एक्टिविटी कीजिए, जीएसटी लॉ उसे बिजनेस बोलता है, चाहे प्रिक्यूनरी बेनिफिट हो या ना हो। मतलब आप कोई बहुत मटेरियलिस्टिक पैसा कमाए या ना कमाए, इस बात से जीएसटी लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, यानी अगर आप ये कहें मैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता हूं, मैंने तो अपना सामान कॉस्ट पे बेचा, तब भी जीएसटी लगेगा। प्रॉफिट होना या ना होना मैटर नहीं करता। दूसरा हमने बात की थी कि जो आपके मेन बिजनेस से जुड़ी हुई कोई एक्टिविटी आप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने बिजनेस का स्क्रैप बेचिए, कोई जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बेचिए, तो भी वो जीएसटी के दायरे में आएगा, वो भी आपका बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, डी एक्टिविटी को हमने कवर किया था कि आप अपने बिजनेस के क्लोजर या कमेंसमेंट से रिलेटेड कोई सामान बेचते हैं, कोई सर्विस देते हैं, तो वो भी जीएसटी के दायरे में आएगा। ठीक, अब कौन सा डी वाला? डी वाला पॉइंट आप इसे अपना स्क्रैप से रिलेट करके कर सकते हैं। पर्टिकुलरली कोई भी कैपिटल एसेट्स, ठीक है, जो आपके बिजनेस का हिस्सा है, बिजनेस का हिस्सा है मतलब कोई ऐसी कैपिटल एसेट्स जो बैलेंस शीट के अंदर शो होती है, आप अगर उसे बेचेंगे, चाहे आप सेकेंड हैंड के फॉर्म में बेचिए, आप स्क्रैप के फॉर्म में बेचिए, आप वेस्ट के फॉर्म में बेचिए, वो भी बिजनेस कहलाएगा। हाँ, सी पॉइंट अभी हम पढ़ रहे हैं, आज सी पॉइंट पढ़ेंगे। सी पॉइंट कैसे, जैसे हाँ एग्जाम, टू सबसेक्शन 17 बिजनेस और
बिजनेस का सी पॉइंट। एक ये है बबलू मोबाइल्स। बबलू मोबाइल्स मतलब इनकी क्या है, एक मोबाइल की शॉप है। और बाय प्रोफेशन जो है वो कौन है, ये बबलू सीएमए। और इनके एक दोस्त हैं सीएमए बंटी, दोनों बन गए सीएमए। और जो बबलू थे वो थोड़े एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ थे, और उन्होंने क्या किया, अपनी एक मोबाइल की शॉप खोल ली, ठीक है। और आज की डेट में इनके शहर में इनकी मोबाइल की मोनोपोली है। मोबाइल की मोनोपोली इन सेंस, ठीक है, बड़े यहाँ ट्रस्टेड ये शॉपकीपर है। जब आंख बंद करके कोई बोले मोबाइल कहाँ से खरीदना है, हाँ बबलू मोबाइल से मोबाइल खरीदना है। और बाय प्रोफेशन ये भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ठीक है। और ये है हमारे सीएमए बंटी। इनको शुरू से ही इनका सपना क्या था कि सीएमए बन के क्या करूंगा, नौकरी जॉब करूंगा। और भगवान ने इनकी सुन ली। हम जो कुछ हमारे लिए चाहते हैं वो हमेशा सच होता है, ठीक है, क्योंकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी बार वो बात बोलते हैं कि वो ऊपर वाला भी सुनता है और वही हमें दे देता है। तो इसीलिए अपने लिए अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो। तो बंटी ने सोचा था मुझे नौकरी मिले, और इनको मिल गई नौकरी। और कितनी, 1 लाख रुपए पर मंथ। क्योंकि जिंदगी में यही सोचा करते थे, बस मुझे तो 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिल जाए, बस यही चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप देखिए, दोनों सीएमए, बंटी कमाते हैं 1 लाख रुपए महीना और बबलू कमाते हैं 1 लाख पर डे, है ना। कमाई ज्यादा कहाँ, बिजनेस में, है ना। क्योंकि नौकरी में तो एक बंदी बंदाई सैलरी आपके पास आएगी और उसकी एक स्पेसिफिक ग्रोथ होगी, हर साल 10% बढ़ी, 15% बढ़ी। लेकिन बिजनेस में कब वो दुगनी चौगुनी ग्रोथ हो जाए नहीं पता चलता, ठीक। अब बबलू का काम क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना, यही काम करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स। और कोई खराब मोबाइल आ जाए तो उसका रिपेयरिंग भी करके दे देते हैं। ये जो बंटी हैं ये बबलू से इतने इंस्पायर हो गए कि इन्होंने सोचा कि ये मेरी बगल में बैठने वाला बबलू एक दिन में 1 लाख रुपए कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता। और ये बंटी किसके पास पहुंच गए, बबलू के पास। क्या करने गए, मोबाइल खरीदने नहीं, कंसल्टेंसी लेने। बबलू इनको क्या, ये बबलू से क्या मांगने गए, कंसल्टेंसी मांगने गए। किस तरीके की कंसल्टेंसी, हाँ, हाउ टू ओपन एंड रन अ मोबाइल शॉप, ये कंसल्टेंसी लेने गए बबलू के पास। अब बबलू अपने वो डीसीसी वाले 200 नंबर बैच वाले पुराने दोस्त को मना करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। बोले हाँ, बोले मैं देख ऐसी मेरे बिजनेस सीक्रेट किसी को नहीं देता, लेकिन मैं आज तुझको दे रहा हूं, इससे पहले भी किसी को नहीं दिया, इसके पहले भी, इसके बाद भी मैं ये किसी को कंसल्टेंसी नहीं दूंगा। मतलब ये कंसल्टेंसी बबलू किसको दे रहे हैं, बंटी को, ठीक है। यानी बबलू बंटी को क्या दे रहे हैं, सर्विस। बबलू का मेन काम क्या है, यानी ही इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स, लेकिन ये बंटी को क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। क्या ये सर्विस ये फ्रीक्वेंटली देते हैं, नहीं। रेगुलरिटी से देते हैं, नहीं, एक ही बार दे रहे हैं। और इस सर्विस के बदले में क्या ले रहे हैं, 2 लाख रुपए कंसल्टेंसी फीस, ठीक है। चलिए अब बात करें कि बबलू का मेन काम क्या है, ही इज अ ट्रेडर। बबलू कौन है, ट्रेडर। बबलू अपने बिजनेस से जुड़ी कोई चीज बेचें या सर्विस दें तो उनका बिजनेस है, मतलब मोबाइल बेचें या मोबाइल ठीक करके दें तो वो उनका बिजनेस है। अपने मोबाइल के शॉप का पुराना फर्नीचर बेचें तो भी उनका बिजनेस है, ठीक। जीएसटी लॉ ये कहता है कि आप जो मेन काम कर रहे हैं उससे जुड़ी कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप रोज नहीं करते, बार बार नहीं करते,
फ्रीक्वेंसी ही नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। यानी इस काम में फ्रीक्वेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। ये काम क्या इनके बिजनेस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। फिर भी हम क्या कहेंगे? बबलू ने यहां क्या किया? बिजनेस। मतलब कहने का मतलब ये, आप फ्रीक्वेंसी से काम कीजिए, आप रेगुलरिटी से कीजिए, आप कोई काम एक बार कीजिए, अगर वो आपके बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। यानी इस केस में बबलू को 2 लाख रुपए पे जीएसटी पे करना पड़ेगा एज अ सप्लायर ऑफ सर्विस। सप्लायर ऑफ सर्विस, यहां पे बबलू क्या बन गए? सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, यानी ये जो एक्टिविटी है ड्यूरिंग इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये कैसी है? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस के दौरान की गई एक एक्टिविटी। ठीक है, चलिए तो सी पॉइंट अब देखिए क्या लिखा है। एनी एक्टिविटी और अ ट्रांजैक्शन इन नेचर ऑफ ए अबव। ए का मतलब आप सर्विस दीजिए, प्रोफेशन का कुछ काम करिए, ऑक्यूपेशन कीजिए, व्हाटएवर, कोई भी काम आप करिए, चाहे उसमें वॉल्यूम हो या ना हो। वॉल्यूम मतलब थोड़ा सा करें या बहुत सारा करें, फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, कंटिन्यूटी या रेगुलरिटी हो या ना हो, इस बात से जीएसटी लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ, आपके बिजनेस से रिलेटेड, मतलब करने के पीछे आपका कमर्शियल मोटिव होना चाहिए, कमर्शियल मोटिव होना चाहिए। अब हाँ, वो कमर्शियल मोटिव है, वो कमर्शियल मोटिव है। आप तो बोलोगे मैंने तो चैरिटी की है, लेकिन जीएसटी लॉ नहीं मानता चैरिटी की है, इसीलिए जीएसटी लॉ ने बिजनेस की डेफिनेशन। देखिए, पहली बात, अब मान लीजिए बिल जनरेट करने के लिए तो ऐसा है कि बिल जनरेट करके देना चाहिए। मान लीजिए उसने बिल नहीं जनरेट करके दिया, 2 लाख रुपए बबलू के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए। अभी ऑडिटर ने आके पूछा कि ये 2 लाख रुपए कहां से आए? आप क्या जवाब दोगे? किसने दिए? बोले दान पुण्य तो किसी ने किया नहीं। बोले वो मैंने ऐसे ही एक चलते फिरते बंटी को कंसल्टेंसी दे दी थी, बस 2 ही मिनट बात की थी मैंने, तो ज्यादा की नहीं, और वो दे गया मुझे 2 लाख रुपए। जीएसटी लॉ कहता है इट इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर बिजनेस, ये भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी मानी जाएगी। और इस बात का फर्क क्या पड़ता है कि जब भी आप अपने बिजनेस के दौरान कोई काम करके पैसा कमाते हैं तो दैट इज ट्रीटेड कंसिडरेशन अगेंस्ट बिजनेस, और जब बिजनेस के अगेंस्ट कंसिडरेशन होगा तो फिर जीएसटी लगेगा। ठीक, देखिए, हाँ, मतलब यू हैव टू प्रूव, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। अभी जैसे को होता है कि मान लीजिए किसी ने गलती से आपका बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करके पैसा आ गया, फिर वो रेक्टिफिकेशन हो सकता है, वो चलेगा। जैसे मान लो कि ठीक है, बोले कि कुछ लोग आते, वो आके उनको बोलते हैं कि मैं नौकरी से बहुत परेशान हूं, अब मैं क्या करूं? ये कंसल्टेंसी दें तो भी वो बिजनेस है, ये कंसल्टेंसी दें तो भी वो बिजनेस है। देखिए, अच्छा, आशीष कहते हैं कि अगर वो आके बोलता है मैं मेरे घर से परेशान हूं, मैं क्या करूं? ठीक है, तो फिर यू आर डूइंग अ काउंसलिंग। आपको इतना वो, आपको इतनी बुद्धि कहां से आई कि कोई व्यक्ति आपके पास आके कहे मैं घर से परेशान हूं, बताऊं मैं क्या करूं? हाँ, तो भी जीएसटी लगेगा। हाँ, 2 नंबर में ऊपर का ऊपर पैसे का लेन देन हुआ, फिर पता ही नहीं चलेगा। हाँ, वो चीज ही अलग है। ठीक, कुछ और डाउट, कुछ कंफ्यूजन किसी को? आद्या, भावना, चिराग, हरीश, कोई डाउट है?
हरीश, हरीश वो वाले हरीश, करिश्मा, नवीन, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे स्पेशल एक्टिविटीज की। स्पेशल एक्टिविटीज मतलब ई से लेके आई तक की एक्टिविटीज स्पेशल एक्टिविटीज, जो देखने से बिजनेस नहीं लगती, हाँ, पर होती है, ठीक है क्या? हाँ, लेकिन वो नॉर्मल एक्टिविटी में आ गया। वो नॉर्मल एक्टिविटी का इन सेंस ये है कि आप अपने बिजनेस को करते करते कोई एक काम और कर लो। जैसे ध्रुव कोचिंग क्लासेस क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमें बच्चों का पेन समझ में आया कि जब जाते हैं और ऑर्डर करते हैं तो वो रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर डिलीवर करने में टाइम लगा देता है, ठीक है, पर भूख तो लगती है ना, वो तो बायोलॉजिकल क्लॉक है, भूख लगेगी। 3 मंजिल बच्चा नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, खाया पिया एक चिप्स का पैकेट तो वैसे ही चला गया। तो हमने यहाँ सोचा हम एक फैसिलिटी क्रिएट कर देते हैं सक्सेना जी के पास कि आप पैसे दीजिए और अपना कोक लीजिए या चिप्स लीजिए या मैगी वैगी वो सब, ठीक। नाउ वी आर सप्लायर ऑफ सर्विसेज, दैट इज नॉट आवर मेन कोर्स ऑफ बिजनेस, बट ये जो अदर एक्टिविटी हम सप्लाई ऑफ गुड्स करेंगे वो भी हमारे बिजनेस का हिस्सा माना जाएगा। ऐसा, क्योंकि आपको वो कस्टमर कहां से मिला? आपके मेन बिजनेस से मिला। नेक्स्ट वन, हाँ आइडिया अच्छा है। हाँ, अब हम ये एक रूफटॉप, ये इसके 2 फ्लोर और ले लेते हैं। हाँ, अभी आप कल रात को यहाँ पे 9 बजे इतनी भीड़ हो रही थी इस ब्लैकआउट के आगे, आज भी होगी। आज हाँ, 1 जनवरी तक बहुत भीड़ है। नेक्स्ट वन, ई एक्ट, ऐसा भी ठीक है। फिर एक ऐसा प्राइस रखते हैं कि अब अगर जिसके टेस्ट में 100 में से 100 आए उसको ब्लैकआउट। तो फिर 2 लोगों के 100 में से 100 आने चाहिए। हाँ, कि एक कोई दो टिकट, ताकि को जिसको लेके जाना चाहे उसको ले जाए। समझ गए मैं आपकी बात। चलिए स्पेशल एक्टिविटी, नहीं वो माइक अनम्यूट, अच्छा ये भी अपनी बात, मन नहीं लगता कुछ नहीं बोलने से, बस सब बात आपको यहीं बताएंगे। चलिए स्पेशल एक्टिविटी, स्पेशल एक्टिविटी ई पॉइंट, क्लब्स, एसोसिएशंस, सोसाइटीज और एनी अदर बॉडी। जैसे अपार्टमेंट में रहता है या कोई, आप अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा अपार्टमेंट में क्या होता है, एक RWA बनी होती है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। उनका क्या काम होता है? डांडिया करा दिया, दिवाली मिलन, होली मिलन करा दिया, कम्युनिटी हॉल की देखभाल कर ली, 31st की पार्टी कर दी, कल का नल खराब हो गया या कोई, हाँ, बिजली का कुछ खराब हो गया, सफाई नहीं हुई, तो वो सब कौन टेक केयर करता है? रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। सोसाइटी बनी होती है और पूरी बिल्डिंग के जो सबसे ज्यादा नेतागिरी वाले भाई साहब होते हैं वो उसके हेड होते हैं, ठीक है। अब ये जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, ये क्या फ्री में काम करती है? नहीं, हर मेंबर, मतलब जिनका भी उसमें घर है, उन मेंबर से क्या लेती है? पैसा, और पैसे के बदले में अपनी सेवाएं देती है। मतलब लाइट, बिजली, पानी, सफाई, कोई भी इशू हो, आप रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को कॉल करो। तो आप ये देखिए, क्या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी जो अपार्टमेंट्स में सोसाइटीज बनी होती है, दे आर मेंट फॉर डूइंग सम बिजनेस। वो जनता की भलाई के लिए, वो मेंबर की भलाई के लिए काम कर रही है। इवन देन GST लॉ ये कहता है, मानेंगे, वो भी क्या कर रही है? बिजनेस। वो जो सर्विस दे रही है
और सर्विस के बदले में जो मेंबरशिप फीस ले रही है वो भी जीएसटी के दायरे में आएगा। यानी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सर्विस किसको देती है? अपने मेंबर्स को। और मेंबर कौन होता है? फैमिलीज, ठीक है। तो ये इनको क्या देती है? सर्विस, और इनसे क्या लेती है? मनी, पैसा। जीएसटी लॉ ये कहता है ये सब भी क्या करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल कराना पड़ेगा। हाँ, नहीं ऐसा हम आगे जाके एग्जम्पशंस में पढ़ेंगे। एक पर्टिकुलर मेंबरशिप फी होती है 7,500 रुपए पर मंथ पर मेंबर। हाँ, उस तक तो जीएसटी नहीं लगता, पर बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज होती है जहां पे आपको 10,000 रुपए महीना देना है, वो जीएसटी के दायरे में आती है, उनको करवाना पड़ता है। हाँ, तो वो जीएसटी इनके दायरे में नहीं आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से कोई भी क्लब्स हैं, इवन आप ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बोल रहे थे, वो भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी अगर कोई काम करे और उसके बदले में पैसा ले तो वो भी जीएसटी के दायरे में आता है। ठीक है, यानी जीएसटी की नजरों में सब बराबर, सब बिजनेस। ठीक, जैसे आपने ये सुना है खाटू श्याम जी, सुना? सबने सुना? ठीक है, वहां पे बहुत बड़ा एरिया है जहां पे वो दुकानें हैं। ठीक है, वो दुकानें, हाँ, मिठाई की या पूजा के सामान की, वो जो दुकानें होती है वो किसकी ओनरशिप में होती है? वो खाटू श्याम जी जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट होता है। वो ट्रस्ट जो है वो उन दुकान वालों को अपनी दुकानें किराए पे देता है और उसके बदले में उनसे पर मंथ किराया लेता है। बोलते हैं वो ट्रस्ट भी क्या कर रहा है? बिजनेस। वो भी जीएसटी के दायरे में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, आपने नाम सुना है अप्पू घर का? ये जयपुर वाला अप्पू घर नहीं, दिल्ली वाला अप्पू घर। मैं गई, मैं भी नहीं हूं, बट मुझे भी नहीं पता, बट है, मुझे पता है दिल्ली में अप्पू घर है। ठीक है, वंडरलॉ है, इसी तरीके, है ना, ऐसे इमेजिका है, ऐसे अम्यूजमेंट पार्क्स बने हुए हैं। ये जो अम्यूजमेंट पार्क है उसमें आप ऐसी कहीं भी एंट्री मार सकते हो? नहीं, वहां पे क्या होता है? एंट्री टिकट। ये एंट्री टिकट के बदले में आपको क्या सुविधा मिलती है? जब आप एंट्री टिकट खरीदते हो तो आप क्या कर सकते हो? कुछ राइड्स ले सकते हो, अंदर जा सकते हो, बड़े पार्क में बेंच पे बैठ सकते हो, इधर उधर लोगों को घूर सकते हो, झूले खा सकते हो, वो धक्के वाला जो झूला होता है, ठीक है, झूल सकते हो, झूला सकते हो, जो मर्जी हो कर सकते हो। ठीक है, तो जीएसटी लॉ ये कहता है कि अगर किसी प्रीमाइसेस में आपको एंट्री फीस के बदले में अंदर जाने को मिलता है, वो भी बिजनेस है। मतलब वो जो इमेजिका है वो क्या कर रहा है? बिजनेस। आपको क्या सर्विस दे रहा है? एंट्री की सर्विस, और उसके बदले में आपसे क्या लेता है? एंट्री टिकट। वो भी क्या है? बिजनेस, और जीएसटी के दायरे में आएगा। आप इमेजिका जाइए, टिकट खरीदिए, उस पे 101% जीएसटी लगेगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, फ्री में एंट्री नहीं देते वहां पे। मैं आपके मन का दर्द समझती हूँ, पर मैं तो कभी आई हैवंट बीन देयर। अरे बस आप भावनाओं में बह जाते हो सब। ठीक है, तो आई हैवंट बीन टू ब्लैकआउट, बट हाँ, अगर मुझे भी पता लगा कि लड़कियों की एंट्री फ्री होती है लड़कियों के लिए, अरे आज ठीक है, चलो बस चलो नेक्स्ट।
Services by a person as a holder of an office which has been accepted by him in course or furtherance of business. बहुत सारी इंग्लिश लिखी हुई है. सिंपल मीनिंग, ये सीएमए बबलू और सीएमए बबलू क्या करते हैं? प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है. इनको प्रैक्टिस करते हुए हो गए 20 साल. प्रैक्टिस में 20 साल हैं, हो गए हैं इनको. और इनको क्या किया? आईओसीएल में क्या बना दिया? डायरेक्टर. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इनको क्या बना दिया? डायरेक्टर. क्यों बनाया डायरेक्टर? इनका नाम बबलू है इसलिए नहीं. हाँ, 20 साल इनको प्रैक्टिस करते हो गए तो मान के चलते हैं इन्होंने, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है, आईओसीएल में इन्हें डायरेक्टर बना दिया. ठीक है. अब बबलू का मेन प्रोफेशन क्या है? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ये इनका मेन काम है. इस काम के चलते, इस बिजनेस के चलते इनको क्या मिल गया? एक डेजिग्नेशन मिला या नहीं मिला? एक पोस्ट मिल गई, एक डेजिग्नेशन मिल गई. और इस डेजिग्नेशन के बदले में इनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा. फीस मिलेगी, आईओसीएल देगी. तो बोलते हैं आप जो एज अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सर्विस दे रहे हो वो भी बिजनेस है. और इस काम के दौरान अगर आपको कोई ऑफिस होल्ड करने को मिला, कोई पोस्ट होल्ड करने को मिली, वहां से आप कुछ कमा रहे हो, वो भी बिजनेस. पढ़िए एच, नहीं जी पढ़िए. जी रीड करिए एक बार. यहां पे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाओगे. वोकेशन मतलब ऑक्यूपेशन, वोकेशन लिखा है. प्रोफेशन मतलब जब आप सर्विस देते हो, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. वोकेशन, हाँ, वो आईटीआई वाले जो कारपेंटर, प्लम्बर, ऐसा लिख लीजिए. प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, डायरेक्टर ऑफ आईओसीएल. तो बाद में याद रहेगा आपको. ठीक. बढ़े आगे. एच, आप कसिनो देखा है? कसिनो, कसिनो. हाँ, मूवीज में देखा है. ठीक है. हाँ, मैंने भी देखा है कसिनो. तो ठीक है. हमारे माँ कहाँ पे? कसिनो. ओके ओके, बात पूरी सुने. अरे वो फेयर लगता है ना, मतलब कसिनो पे यहाँ पे वो, मतलब जैसे वो मूवीज में नहीं दिखाते, एक टेबल पे बैठे रहते हैं. हाँ बस. अरे बस तो कार्ड्स होते हैं. ठीक है. या वो एक ऐसा टेबल पे कुछ नंबर सिस्टम बना होता है, और हाँ, वो चक्कर घुमाते हैं और वो सुई जिधर जाके अटकती है. समझ गए ना? हाँ हाँ, वैसा. ठीक है. जीएसटी लॉ ये कहता है कि आप अगर कुछ वैसा काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो भी वो बिजनेस, तो भी वो बिजनेस है. ठीक है. तो सर्विसेज बाय रेस क्लब. रेस क्लब मतलब घोड़ों की रेस, हॉर्स रेस क्लब. ठीक है. हॉर्स रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर. ये टोटलाइजेटर क्या होता है? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, है ना. एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जहां पे बिड काउंट हो जाती, हाँ, बिड काउंट हो जाती है, कितना पैसा लगा, कितने लोगों ने बोली लगाई एंड ऑल. ठीक है. और अ लाइसेंस टू अ बुक मेकर, मतलब यहां पे लिख लीजिए लीगल गैम्बलिंग. बुकी पर बुकी मतलब ये ऐसे नहीं, ये बुक का फीमेल बुकी नहीं होता है. हाँ, जो सौदे बुक करते हैं. ठीक है. लीगल गैम्बलिंग, हम यहाँ पे केवल लीगल गैम्बलिंग की बात कर रहे हैं. ठीक है.
वो भी जीएसटी लॉ में क्या माना जाता है? बिजनेस। बिजनेस, ठीक है। हॉर्स रेस क्लब एंड लीगल गैम्बलिंग। आई लास्ट, कोई भी एक्टिविटी जो कौन करे? सेंट्रल गवर्नमेंट करे या स्टेट गवर्नमेंट करे या लोकल अथॉरिटी करे, वो भी बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज, सुना है सबने? हाँ, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज एक तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन देती है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन को मालगाड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन रेलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या नहीं है? है ना, इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को भी क्या बोला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडियन रेलवेज जब मालगाड़ी की सर्विसेज देती है बिजनेस एंटिटीज को, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो, तो यहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस कौन हुआ? इंडियन रेलवेज। और ये जो बबलू है वो कौन हुए? इंडियन रेलवेज बबलू को क्या दे रहा है? सर्विस। कौन सी सर्विस? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की। और इसके बदले में बबलू से क्या ले रहा है? कंसीडरेशन, ठीक है। ये भी क्या है? बिजनेस। ये भी क्या है? बिजनेस, ठीक है। तो ई से लेके आई तक हमने क्या पढ़ा? स्पेशल एक्टिविटी, कोई क्लब, एसोसिएशन, एनजीओज हो, कहीं पर एंट्री टिकट हो, जैसे आईपीएल। आईपीएल का आपने नाम सुना है? आईपीएल में भी एंट्री टिकट होती है, वो एंट्री टिकट जीएसटी के दायरे में आती है, ठीक है, क्योंकि वो पैसा लेके आपको क्या देते हैं? एंट्री सर्विस। क्या सर्विस? एंट्री की सर्विस, ठीक है। इसके अलावा लीगल गैम्बलिंग हुआ, या आप अपने बिजनेस के दौरान कोई ऑफिस या पोस्ट होल्ड करो, जैसे मैंने आपको डायरेक्टर का एग्जांपल दिया, वो सब भी जीएसटी के दायरे में आता है, वो सब भी बिजनेस है, ठीक है। यानी बिजनेस का दायरा बहुत बड़ा, बहुत सारी एक्टिविटीज जो आप इंटेंशनली बोलोगे मैं तो ये काम नहीं करता, लेकिन फिर भी वो आपका बिजनेस है। कोई डाउट है अपेरेंटली इसमें तो पूछिए। मैम लास्ट सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दो मैं। हाँ, लास्ट सेकंड पॉइंट में क्या बोला? जीएसटी लॉ ये कहता है कि कोई भी ऐसी लीगल गैम्बलिंग या बेटिंग जिसको गवर्नमेंट ने सोसाइटी में अलाउ कर रखा है, अगर कोई व्यक्ति वो लीगल गैम्बलिंग या बेटिंग करता है या करवाता है तो वो भी बिजनेस माना जाता है। जैसे जो कसिनोज हैं जो लीगल हैं, या जो हॉर्स रेस क्लब्स हैं, वो भी जीएसटी के दायरे में आते हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस। ओके मैम। और कोई डाउट? चंदन कुछ पूछ रहे हो? किसी और को पूछना है? इनके अलावा भी कुछ और है तो भी आएगा। हाँ, कमर्शियल मोटिव है, यानी आप ये देखिए बहुत बड़ा दायरा है, लगभग सब इसमें कवर, बहुत सारी चीजें कवर होती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। सलमान खान का नाम सुना है आपने? सबने सुना है? हाँ जी, बोलिए गोपाल। ए वाले पॉइंट में लिखा है वेदर और नॉट इट इज फॉर बेनिफिट, ये वाला कौन सा पॉइंट नंबर बोलिए? ये पॉइंट। अच्छा, वेदर और नॉट इट इज फॉर प्रिक्यूनरी बेनिफिट। प्रिक्यूनरी मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी आप किसी काम से पैसा कमाओ या ना कमाओ, आप 10% मार्जिन पे काम करो या 50%, जीएसटी लॉ को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप बोलो मैं तो कॉस्ट पे, मैं तो 10 रुपए में चीज खरीद के लाता हूं और 10 रुपए में बेच देता हूं, तो भी वो बिजनेस है, ठीक है। सलमान खान, पहले सलमान खान। सलमान खान एक्टर हैं, सबको पता है, फेमस एक्टर हैं, और पेंटिंग करते हैं, सबको पता है, पेंटिंग करते हैं, और अपनी एक एनजीओ चलाते हैं, बीइंग ह्यूमन, ठीक है। अब हाँ पूछिए। ओके, सलमान खान एक फेमस एक्टर हैं और उन्होंने कुछ पेंटिंग पेंट की, ठीक है, और पेंट करके उनको
सेल किया, कर सकते हैं, ठीक है। अब सेल करके जो पैसा आया वो उन्होंने कहां दे दिया? चैरिटेबल ट्रस्ट में, बीइंग ह्यूमन, ठीक है। अब मुझे बताइए सलमान खान का मेन बिजनेस क्या है? एक्टिंग करना, ठीक है। और पेंटिंग करके जो वो पैसा कमा रहे हैं वो किसको दे रहे हैं? चैरिटेबल ट्रस्ट को, ठीक है। सवाल ये कि पेंटिंग बेच के जो पैसा कमाया वो कंसीडरेशन अगेंस्ट बिजनेस मानेंगे क्या? पैसे मिले, क्योंकि उनकी जो पेंटिंग एग्जीबिशन है उसमें हम और आप नहीं जाते हैं, उसमें कटरीना कैफ आती है, हमें नहीं बुलाते वहां। हमें बुलाए तो हम तो 200 रुपए में खरीद के ले आए, लेकिन जब कटरीना कैफ जाएंगी सलमान खान की एग्जीबिशन में तो 2 करोड़ रुपए में खरीदेंगी पेंटिंग, ठीक है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई काम आपके मेन बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपका मेन बिजनेस उसे सपोर्ट करता है, क्योंकि सलमान खान की जो पेंटिंग्स हैं वो जब ऑक्शन होती है तो वो करोड़ों में बिकती है। क्यों? क्योंकि वो सलमान खान की पेंटिंग है। तो ये मेन बिजनेस नहीं है उनका, लेकिन मेन बिजनेस ने में इस काम को सपोर्ट किया, तो ये भी क्या माना जाएगा? हाँ, कंसिडरेशन अगेंस्ट बिजनेस। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपनी कमाई को चैरिटेबल ट्रस्ट में दो, गंगा जी में बहायाओ, जीएसटी लॉ को इस बात से कोई लेना देना, ठीक है। कोई डाउट है इस पॉइंट में? आप थोड़े दिन पहले एक न्यूज में इशू क्रिएट हुआ था, ममता बनर्जी, आपको, आप न्यूज देखते हो तो ममता बनर्जी ने भी अपनी ऐसी पेंटिंग्स बेची थी, ठीक है। हाँ, उनको भी खूब पैसे में पेंटिंग बिकी थी और बोला कि ये मतलब उस पर अगर पॉलिटिशियन कुछ करें तो मुद्दा बन जाता है ना, तो वो सभा बुला ली उन्होंने आज तक वालों ने और बोलो बताओ इस पेंटिंग के को 200 रुपए मिलने चाहिए या 20,000, ऐसा करके तो हाँ वैल्यू निकालने लग गए उस चीज की। चलिए, सिमरन, सिमरन को जानते हैं सब? हाँ, डीडीएलजे वाली सिमरन, हाँ, राज वाली सिमरन, ठीक है। अभी सिमरन ने क्या किया? अब पर्सनल यूज, शी बाइज अ कार फॉर पर्सनल यूज, उन्होंने एक पर्सनल यूज के लिए कार खरीद सकती है। 1 साल बाद वो कार उन्होंने एक कार डीलर को बेच दी। कार किसको बेच दी? कार डीलर को। क्या ये सेल इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी क्या? नहीं, पर्सनल यूज की कार थी, मेरी पर्सनल कार थी, उस बात से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं, तो इट इज नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्योंकि पर्सनल यूज की कार को आप बिजनेस की बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हो, ठीक है। और सी वाला, ये थर्ड एग्जाम्पल पढ़िए, अभी मैंने आपको बताया था वैसा ही है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाला, ई पॉइंट रीड करिए एक बार, है ना। बिजली के बिल जमा कराती हैं और कुछ पैसा लेती हैं, ये भी हाँ सर्विस प्रोवाइडर है, ये बिजनेस है, ठीक है। ठीक, नहीं अभी कुछ एक्सचेंज वो नहीं पढ़ना है, यानी हमने अभी तक क्या बात की? सप्लाई, सप्लाई का पहला पैरामीटर क्या होना चाहिए? गुड्स, 2 सबसेक्शन 52, और सर्विस 2 सबसेक्शन 102, और बोथ। और दूसरा पैरामीटर कंसीडरेशन होना चाहिए 2 सबसेक्शन 33। और जब भी आप गुड्स या सर्विस दो बदले में पैसा मिले, और आप गुड्स या सर्विस क्यों दे रहे हो? हाँ, इन कोर्स और, हाँ कोर्स और वो याद हो जाएगा अपने आप, याद नहीं करना है, ठीक।
जैसे थोड़ी याद करना पड़ता है, दिव्यांशु का नाम दिव्यांशु है, रोज दिखते हैं, रोज बोलते हैं, तो अपने आप नाम याद हो जाता है, बस वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक चाहिए आपको 2-3 मिनट का? नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला था कम पढ़ोगी, मैंने बोला था 2:35 वी आर मीटिंग। वैसे मैं 3 मिनट का ब्रेक देती हूँ, पर आज क्रिसमस है इसलिए मैंने आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया। जितना शेड्यूल में लिखा है। फोर्थ पैरामीटर के बारे में बात करते हैं, और फोर्थ पैरामीटर क्या है? सप्लाई मस्ट बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, सप्लाई किसके द्वारा? टैक्सेबल पर्सन के द्वारा। ठीक है, हमने बात की थी, ये टैक्सेबल पर्सन को हमने क्या बोला था? ये क्या है? हमारे जीएसटी का खरबूजा है, यानी खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना इसी को है। तो यही वो पर्सन है, ये हमने लिख भी लिया था, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कौन टैक्सेबल पर्सन बनेगा? जीएसटी लॉ किससे जीएसटी मांगेगा? ये मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी लॉ डिसाइड करेगा। ठीक है, एंड फॉर बीइंग अ टैक्सेबल पर्सन there must be GSTIN। टैक्सेबल पर्सन, अगर सरकार ने डिसाइड कर दिया कि आपको टैक्सेबल पर्सन बनना है, यानी गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे, फिर आप पलटी नहीं मार सकते। और टैक्सेबल पर्सन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक पैरामीटर पूरा करना पड़ेगा, और वो क्या पैरामीटर है? आपके पास GSTIN होना ही चाहिए। GSTIN स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर। और जो ये प्रोसेस जिसे आप गुड्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या कराना पड़ेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी ये वही वाली कहानी है, मेरा घर पोस्ट ऑफिस के सामने और पोस्ट ऑफिस मेरे घर के सामने। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते ही आप क्या बन जाएंगे? टैक्सेबल पर्सन। और अगर आप टैक्सेबल पर्सन हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ठीक है, और टैक्सेबल पर्सन बनने के लिए हमने 2 मैकेनिज्म पढ़े थे ना। एक क्या था? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, यानी फॉरवर्ड। हाँ बोलिए विशाल, बोलिए। जैसे अपनी ये जो जीसीसी वाली क्लासेस है, वापस बोलिए, टीसीसी में क्या? मतलब जीएसटी नंबर, मतलब हाँ हाँ, अगर किसी ने जीएसटी नंबर ले रखा है तो उसको अपने बिल पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते ही आप क्या बन जाते हैं? टैक्सेबल पर्सन बन जाते हैं। वापस क्या बोल रहे हैं? हाँ, जीएसटी नंबर नहीं है ना उसमें।
हाँ, नहीं है ना, तो या वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी लॉ। अगर नहीं, बिल्कुल 2 नंबर का काम नहीं चल रहा है, ठीक है। बताओ कैसी बातें करते हो आप। नहीं नहीं, बिल्कुल, हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल 2 नंबर का काम नहीं चल रहा है। अगले आने वाले 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये 2 नंबर का काम नहीं है। इट इज अ टैक्स प्लानिंग, नॉट टैक्स इवेजन। मतलब आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप इंटरप्रेट करा दें। हाँ, अगर हमारे पास है तो हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले रखा है। क्यों? अभी 10 मिनट बाद में अंदर बात करेंगे क्यों नहीं ले रखा, ठीक है। वही रीजन, ठीक है। ओके विशाल, तो हम ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं आते, इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं ले रखा है, ठीक। सर्विस तो हम आपके प्रोवाइड कराते हैं। 5 मिनट और रुकिए, 5 मिनट के बाद आप फिर मैं और आप बात करेंगे, ठीक है। सो यू हैव क्लैरिटी इन योर डाउट्स, ठीक है। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ठीक है। तो टैक्सेबल पर्सन के लिए हमने पढ़ा था 2 तरीके का मैकेनिज्म होगा, या तो फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में हु इज लायबल टू पे जीएसटी, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर किसको लेने पड़ेंगे, सप्लायर को। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यानी गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि इस केस में रिसिपिएंट तुमको जीएसटी जमा कराना है, तो रिसिपिएंट को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब विशाल के डाउट पे आते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, देखिए जीएसटी लॉ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 तरीके का। आपको है ना नोट करना है अब आगे की चीजें, तो आप, हाँ आप ना ये 4-5 लाइनें भी नोट कर लीजिए, है ना। कुछ इसमें से रिपीटिशन है बट इट विल बी अ फ्लो, वो यहां से एक फ्लो ऑफ थिंग हो जाएगा। इतना लिख लिया, लिखिए क्या बोल रहे हो। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। नहीं बस, पर आई एम हैप्पी, लिखाया था इतना ध्यान है, मैं हैप्पी हूं। अभी आप ये कह देते तो मुझे मतलब दिल का दौरा पड़ जाता कि ये आपने शब्द भी यूज किए थे क्या पहले। इतना बहुत है। इतना लिख लेंगे तब मुझे बताएंगे। डन, रुक गई मैं। डन, चलिए। तो जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एक होता है वॉलेंट्री जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लिख लीजिए, 2 तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक होता है कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन और दूसरा होता है वॉलेंट्री। कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपकी मर्जी
नहीं चलेगी। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, मतलब टैक्सेबल पर्सन बनना ही पड़ेगा, मतलब खरबूजा बनना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो जीएसटी में जब हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, दे आर टू काइंड ऑफ, ठीक, एक होता है टर्नओवर बेस्ड और एक होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड। दो तरीके के कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, टर्नओवर बेस, ट्रांजैक्शन बेस। ठीक है, इतना लिखा। टर्नओवर बेस्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन मीन्स it based on threshold limit of aggregate turnover. It is based on threshold limit of aggregate turnover. इतना लिखा, इट इज बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर के नीचे लिख लीजिए इसका मतलब टोटल काम धंधा, टोटल काम धंधा, ठीक है, धंधा, टोटल काम धंधा, टोटल काम धाम आपका, टोटल, ठीक। टोटल काम धंधा के नीचे लिखिए पैन बेस्ड, टोटल काम धंधा के नीचे लिखिए पैन बेस्ड, पैन बेस्ड, पैन बेस्ड, ठीक है। यानी मुझे बताइए एक व्यक्ति के पास कितने पैन होते हैं? एक ही होता है, इसमें कोई डाउट, कोई शंका नहीं, एक ही पैन होता है, ठीक है। एक परमानेंट अकाउंट नंबर लेकर आप कितने बिजनेस कर सकते हैं? जितने मन में आए। मैं सर्विस दे सकती हूँ, मैं एक ही पैन पे मैं रेस्टोरेंट चला सकती हूँ, मैं किराने की दुकान चला सकती हूँ, पोल्ट्री फार्म चला सकती हूँ, कोचिंग चला सकती हूँ, कपड़ों की दुकान भी लगा सकती हूँ। जितने बिजनेस चाहूं उतने मैं एक परमानेंट अकाउंट नंबर में लेकर सकती हूँ ना। क्योंकि जब आप इनकम, ऐसा सोच के देखिए, वो थोड़ा सा आप ज्यादा लिंक कर पाएंगे, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न पे पैन लिखा जाता है या नहीं होता है? होता है। और उस इनकम टैक्स रिटर्न में आप अपनी एक कमाई लिखते हैं या सारी? सारी। उस पैन पे जितनी भी आपने कमाई की, जितने भी बिजनेस आपने चलाए, सारे आपके इनकम होती है या नहीं होती है? होती है, ठीक। नाउ हम बोलते हैं पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर, यानी एक पैन के ऊपर जितना भी आपका टर्नओवर है, जितना भी आपका टर्नओवर है, जितने भी तरीकों से आपने पैसा कमाया, जितने भी काम करके, अगर वो टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर चला जाए, क्या बोला मैंने? अगर वो टर्नओवर एक लिमिट से ऊपर चला जाए तो आप क्या बनेंगे? मोटू सेठ। और अगर आपका टर्नओवर लिमिट तक है तो आप क्या रहेंगे? छोटू सेठ, ठीक है। तो देखिए ये ऐसे मान के चलिए, ये एक लिमिट, और हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट का मतलब टोटल काम धंधा, पैन बेस मतलब एक पैन पे जितना भी आपका टर्नओवर है सबको टोटल कर लो, ठीक है। फिर जीएसटी लॉ में क्या कर रखा है? एक लिमिट दे रखी है। ये लाइन क्या है? किसको डिनोट करती है? उस लिमिट को डिनोट करती है। अगर आपका टर्नओवर
लिमिट से ऊपर है। मतलब क्या बोला मैंने, टर्नओवर क्रॉसेस सच लिमिट। अगर आपका टर्नओवर लिमिट को क्रॉस कर गया तो आप क्या बन जाएंगे, मोटू सेठ। और अगर आप मोटू सेठ बन गए तो फिर क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी टर्नओवर बेस्ड GSTIN। मोटू सेठ बनते ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका टर्नओवर क्या हुआ, इस पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट से ऊपर चला गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक किराने की दुकान चलाते हैं, ठीक है, उसके लिए टर्नओवर की लिमिट है 40 लाख। अगर आप किराने की दुकान चलाते हैं और आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला गया तो आप क्या बन गए, मोटू सेठ। और कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। इतनी बात समझ में आई? चंदन क्या समझ में आया, बोल के बताओ। ठीक है, निशांत क्या समझ में आया? निशांत नहीं, शुभम, सॉरी मुझे याद है, शुभम। हाँ, कंपल्सरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। ये किस चीज की लिमिट है, टर्नओवर की, टर्नओवर की। हाँ, पैन के ऊपर, एक पैन के ऊपर जितने भी बिजनेस हैं, एक पैन के ऊपर जितने भी बिजनेस हैं, उन सब बिजनेसेस के टर्नओवर को क्या कर लो, टोटल। और अगर वो टोटल इस लिमिट से ऊपर चला गया तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। कभी 20 लाख होती है, कभी 40 लाख होती है, ठीक है, कुछ केस में 10 लाख होती है, डिपेंड करता है। क्या, एक सेकंड पहले चंदन को पूछने दो। हाँ चंदन बोलो। 20 लाख से हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, इच्छा है तो कराए, नहीं तो नहीं कराए। तो अपन ये भी तो कर सकते हैं, घर में 4 जने हैं, हाँ, 20 लाख से नीचे की सबके और नाम पे लिखा है। अभी वो बात करते हैं। सुनिए सुनिए, फिर आपको चंदन क्या करना पड़ेगा, 4 घर में 4 मेंबर के नाम पे 4 पैन लेने पड़ेंगे, 4 फर्में बनानी पड़ेगी, फिर बिलिंग 4 जगह से करनी पड़ेगी, कमाई 4 बैंक अकाउंट में लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप इतना मैनेज करते हैं तो आप कर सकते हो ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल यही करते हैं सब लोग। हम अभी लिमिट पे मैं बात नहीं कर रही हूं, जब हम रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, आर्यन, जब हम रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लिमिट पे बात करेंगे। अभी मैं लिमिट की बात नहीं कर रही हूं, कोई लिमिट है XYZ अमाउंट, एग्जाम्पल मैंने 40 लाख आपको बता दिया, ठीक है, अभी मैं लिमिट की बात नहीं कर रही हूं यहाँ पे। और कोई डाउट है तो बोलिए, इसी से रिलेटेड डाउट है? हाँ बोलो। नेक्स्ट टाइम उससे 20 लाख से कम होता है तो उनको जीएसटी देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना। हाँ, आप या तो आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दो, दे दो, बोला मेरा तो 20 लाख से कम है। बट नॉर्मली क्या होता है, एक बिजनेसमैन है, बिजनेस क्या मान के करते हैं कि इस साल रिसेशन आ गया तो अब कभी ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा नहीं ना। तो बार बार प्रैक्टिकली बार बार बिजनेसमैन रजिस्ट्रेशन सरेंडर करेगा फिर लेगा, सरेंडर करेगा फिर लेगा, ऐसा होता नहीं है। बट आप अपनी जगह सही हो, अगर आपका टर्नओवर अगले साल 20 लाख से कम चला गया तो आप जाओ अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर सरेंडर कर दो, और जैसे ही आपने सरेंडर किया, नाउ यू नो मोर खरबूजा, अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं। फिर दोबारा ऐसा अब नहीं, अब चाहने से कुछ नहीं होता, अब फिर उसके अगले साल फिर 20 लाख से ऊपर चला गया तो तुरंत जाओ और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो, फिर तो पकड़ लेंगे ना आपको। अभी बात उस पे, अभी रुको, ठीक है।
अगर आपका limits of नहीं, tax तो देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपने ले लिया आपके पास, इफ यू आर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होल्डर, मतलब आप बाय डिफॉल्ट क्या बन गए, टैक्स। नहीं, वैल्यू पे जितना जितना आपने बिजनेस किया, जितना गुड सेल किया, उसके ऊपर जितना आपने पैसा कमाया, दैट इज योर कंसिडरेशन अगेंस्ट बिजनेस, उस पे जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आपका टर्नओवर कम हो गया, ठीक है, तो कम पे करेंगे। हाँ, जितनी सप्लाई हुई जीएसटी उस पे देना है। बट आप ये सोचो कि मैं तो अब टर्नओवर की लिमिट के नीचे आ गया, मेरा तो टर्नओवर ही देखो 10 लाख हो रहा है, मेरे को तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, तो पहले आप जाओ सरेंडर करो। अगर आपके नाम के आगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है तो फिर जीएसटी पे करना पड़ेगा। हाँ, 10 लाख पे भी करना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपका टर्नओवर इस लिमिट तक है, हाँ, टर्नओवर अप, टर्नओवर की लिमिट, ठीक है, टर्नओवर अप टू सच लिमिट है, तो आप क्या कहलाएंगे, छोटू सेठ, एंड नो जीएस नो कंपल्सरी टर्नओवर बेस्ड जीएसटीआईएन। फिर आपको टर्नओवर बेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक ही होता है, किसी भी कैटेगरी में आ गए तो बस एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन, हाँ, बेसिस चेंज हो गए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज अ वन एंड द सेम थिंग। इतना लिख लिया। 80 एग्रीगेट टर्नओवर, आप बताओ ही ना, इतना टर्नओवर है। अभी अभी हम आते हैं, 2 मिनट। ये सभी का, खुशी का, आर्यन का, चंदन का, चंदन बहुत, अब चंदन बहुत उत्सुक हो रहे ना कि ये वो बताओ कि बचाएं कैसे, टैक्स कैसे बचाएं, मुद्दा यही है। देखिए, हाँ, टैक्स प्लानिंग, इट्स नॉट टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन खराब शब्द है। नहीं, मैं बता रही हूं आपको, आप मुझसे 4 दिन पहले पूछे थे ना, हाँ, वही वाली बात अभी बता रही हूँ। क्या, ठीक है, देखिए, आप 2 मिनट और मेरी बात सुनिए, फिर हम क्लास ओवर कर देंगे। हाँ, अभी वही बात कर रहे हैं सब, ठीक है, लिख लिया। देखिए, विशाल का डाउट अभी, ठीक है, डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये कौन है भाई, हरीश, माइक ऑफ कीजिए अपना। डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड, डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे कितने पैन लिए जा सकते हैं, एक। तो डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड के पास क्या है, अपना एक परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड है, डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड कर, फ्री में चार्जेस लेती है, पैसे लेती है, ठीक है। सप्लाई, इट इज, बिजनेस क्या है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, और इस सर्विस के बदले में क्या मिलता है, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मिलता है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी क्योंकि आपकी इतनी सारी क्वेरीज थी, तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज के लिए जो पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है, वो राजस्थान में कितनी है,
20 लाख। कितनी है? 20 लाख। पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट कितनी है राजस्थान में? 20 लाख। यानी अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमारा पैन बेस्ड, इस पैन पे हम कितने काम करते हैं? एक या एक से ज्यादा? एक सर्विस देते हैं, एक काम करते हैं, सर्विस देते हैं। अगर हमारा टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस कर गया तो हम क्या बनेंगे? मोटू सेठ, और कंपलसरी टर्नओवर बेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कराना पड़ेगा। बट रिपोर्टेडली हमारा टर्नओवर कितना है? कितना है विशाल? अप टू 20 लाख। तो हाँ, 20 लाख तक है, 20 लाख को क्रॉस हम नहीं करते हैं। तो हम 20 लाख को क्रॉस नहीं करते हैं, इसीलिए हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूं, क्योंकि हमारे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, इसीलिए हम टैक्सेबल पर्सन, पर क्या हम बिजनेस नहीं करते? हम सर्विस नहीं देते, कंसीडरेशन भी लेते हैं। यानी वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज अगेंस्ट कंसीडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट नॉट बाय टैक्सेबल पर्सन। यानी सर्विस भी है, बिजनेस भी है, कंसीडरेशन भी है, लेकिन क्योंकि चौथा पैरामीटर पूरा, इसीलिए हमारे बिल के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता, इसीलिए हम आपसे जीएसटी चार्ज नहीं करते। अदरवाइज आपकी फीस कितनी हो जाएगी? प्लस जीएसटी। ठीक है। नाउ अभी विशाल को डाउट है कि मैडम ये तो आप गोलमाल बातें कर रहे हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने नहीं ले रखा। व्हाट वी हैव डन, हमने हमारी ये जो सर्विसेज हैं, हम जब आपको रिसिप्ट देते हैं, हमने 3 या 4 फर्म्स बना रखी हैं। इट इज अ टैक्स प्लानिंग, नॉट टैक्स इवेजन। हम हमारी इनकम को डिफरेंट पैन्स पे बाइफरगेट कर देते हैं और हमारा टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस, और इट इज अलाउड एज पर लॉ। वो पैन बेस्ड टर्नओवर होना चाहिए ना, एक पैन पे टर्नओवर। हमने 2 पैन कर रखे हैं, हम 4 कर सकते हैं, हर बिजनेस में ऐसा होता है। इट इज नथिंग रॉन्ग, ये टैक्स प्लानिंग है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है। हाँ? जितने आपके घर में जितने मेंबर हो, अब आप सोचो, वो ठीक है, वो ऑल टुगेदर वो डिफरेंट थिंग है। आप फिर आप अकाउंट फॉर ही नहीं करते हैं अपनी इनकम को, आप ऊपर का ऊपर पैसा ले लेते हैं। वो किसी को, देखिए, मर्डर करने वाला कब पकड़ा जाएगा? आप मर्डर करके भाग जाओ, फांसी कब होगी? जब पकड़ा जाए, जब सबूत मिले। जब तक नहीं पकड़ा जाता, तब तक आप बेगुनाह हो। तो आप अगर 2 नंबर में ट्रांजैक्शन करते हो, ऊपर का ऊपर कैश लेते हो, और वो अगर इनकम अकाउंट फॉर नहीं हो रही है, तो जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक ठीक है। विशाल, अभी डाउट है क्या? बात समझ में आ गई? आ गई, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है ना। अभी मैं चाय पीती नहीं हूँ, पानी है वो।